नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत में चुनावी मौसम चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। कभी विधानसभा के चुनाव, कभी लोकल म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, कभी लोकसभा के चुनाव, बीच बीच में राज्यसभा के चुनाव भी आ जाते हैं। पानी दो तो बार पी। चुनाव का एक ऐसा मौसम है जो हर वर्ष चलता ही रहता है। जैसे बाकी मौसम है, बसंत का मौसम है, पतझड़ है, मानसून है, गर्मी, बरसात, ठंड सब आते हैं। तो एक हमारे एक एक्स्ट्रा मौसम चुनाव का मौसम भी है। ये चुनाव कभी समाप्त नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ छोटी मोटी हलचल यहाँ पर लगातार जारी रहती है और लोगों का इंटरेस्ट भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के इस उत्सव में बना रहता है। ये और बात है कि लोग वोट करने जाएं या ना जाएं, शहरों में तो नहीं जाते हैं। आज की डेट में 50% तो घर से भी नहीं निकलते हैं। लेकिन हाँ, चर्चाएं भरपूर होती हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो या किसी और सोशल मीडिया पे हो, अखबारों में हो, टेलीविजन पे हो। चर्चाओं की कमी नहीं है। कभी कभी तो मुझे भी महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानियों के पास बहुत टाइम है चर्चाओं के लिए। पेड़ के नीचे बैठ के, गांव में, खेड़े में, यहाँ वहां, ट्रेन के अंदर देखिए, प्लेन के अंदर देखिए। ये और बात है कि आज के लोगों को आपस में बातचीत थोड़ी सी कम हो गई है और मुलाकात जो है हमारी मोबाइल के थ्रू ज्यादा हो गई है। पर हाँ, चर्चाएं हमारे जीवन का हिस्सा है और वो भी अगर मैं कोई अच्छे प्रोग्राम पेश कर देता हूँ बड़े अच्छे विषय के ऊपर, तो कोई देखने नहीं आएगा। और अगर मैं पॉलिटिकल चर्चा कर रहा हूं तो जरूर लोग देखने आते हैं, अच्छी खासी संख्या में। दूसरी बात, अब 10 वर्ष होने को है मोदी जी को, और एक ऐसा काल जहां पर घड़ी की सुइयां वापस एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई हैं जिसे मई 2004 कहते हैं। ये वो समय था जब शाइनिंग इंडिया का दौर था। भारत में नए नए क्वाड्रिलेटरल यानी कि हाईवेज बनने शुरू हुए थे। चमकते हुए भारत की बात होती थी। अब फिर से वही बात हो रही है, चमकते भारत की बात, G20 की बात, जगह जगह सजावटी पेड़ों की, सड़कों की, ना जाने किस किस की बात। और ऐसा लगता है कि भारत इतनी तरक्की पर है कि मैं क्या कहूं। परसों ही मोदी जी ने एक वाक्य बोल दिया, 2014 से पहले तो भारत की प्रगति रुक गई थी। 2014 के बाद हमारी प्रगति बहुत तेज गति से चल रही है। तो मैंने सोचा जीडीपी के फिगर निकाल के देख लूं। मेरे पास तो सारा रेडी रहता है और मैंने प्रोग्राम भी पेश किए। तो हमारे बेचारे खामोश से चुप रहने वाले मनमोहन सिंह जी, 10 साल, जब मैंने देखा कि 10 साल में जीडीपी प्रोग्रेस कितनी की है उन्होंने, ग्रोथ क्या है 10 सालों की एवरेज, तो पता लगा 7.06% है। तो मैंने कहा हम ये दूसरे हमारे पॉलिटिकल बाबा हैं सबसे बड़े आज की डेट में, इनकी ग्रोथ कितनी है साहिब की। तो पता लगा कि 9 साल में इनकी ग्रोथ तो ले दे के 6.6% ही है। और अगला साल भी 7% हो जाएगा तो ये तो मुश्किल से 6.02% के आसपास रह जाएंगे, 1% कम रहेंगे। लगता है मोदी जी का कैलकुलेटर दूसरा है, उनका आईना भी दूसरा है, चश्मा भी दूसरा है। लेकिन हम वास्तव में मई 2024 तक आते आते उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां पर हम मई 2004 में खड़े थे। यानी कि जो ख्वाब देखे थे खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वही ख्वाब मोदी जी देख रहे हैं। क्या इन दोनों परिस्थितियों में कोई फर्क है? क्या मोदी जी के ख्वाब और ये सोचना कि आज की डेट में जब लोकसभा इलेक्शन होता है तो विधानसभाओं की अपेक्षा 5 से 10 और 15% वोट जो है मोदी को मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो गया है। क्या फर्क आया है तब से अब में? मुझे लगता है कि बहुत क्षरण हुआ है, हालात बहुत बदले हैं, गंगा में बहुत पानी बह गया है। और एक बात बिल्कुल पक्की है, कई विश्लेषकों ने कहा है बड़े बड़े न्यूज़पेपर में कि 2024 2019 नहीं है, रेडिकली डिफरेंट है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है और सभी प्रमुख नाम हैं, बल्कि हिंदुस्तान की सोशल मीडिया का जो न्यूज हमारा व्यूज के सारे चैनल्स उसके डार्लिंग हैं सब लोग। तो मैं तो इन सबको सलाम करता हूं, जाने पहचाने चेहरे हैं, अपना किसी भी तारुफ की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूं, एक रवायत तो है। हमारे साथ हैं सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है। योगेश चुडगर जी, दादा, स्वागत है आपका, बिहार अपना गुजरात नमस्कार। से। डॉक्टर अनिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, जैन सर। और हिमाचल की पुण्य भूमि से, देवभूमि से जुड़ रहे हैं प्रदीप चौहान जी, सर आपका भी स्वागत है। प्रदीप जी, हिमाचल मॉडल तो कर्नाटक में भी चल गया, मुद्दों की बात तो चल गई है,
मुद्दे ही ऊपर आ रहे हैं। अब वो राष्ट्रवाद की चाशनी और सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया लगता है थोड़े-थोड़े नीचे आने शुरू हो रहे हैं और दिल्ली वाले बेचैन हैं। कुछ ऐसे ही जैसे अटल जी बेचैन हुआ करते थे, अब ये साहब बेचैन हैं। सर ये बेचैनी कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है ज़रा बताइए दर्शकों को सर? देखिए, तो जब जिस वक़्त अटल जी की बेचैनी थी, उस वक़्त मैं दिल्ली में ही था और दिल्ली से ही काफ़ी राज्यों में जो कवरेज के लिए रिपोर्टिंग करने के लिए जाने का मौका मिला था। लेकिन उस वक़्त में और आज के वक़्त में एक सिमिलैरिटी तो ज़रूर है कि जी, गलतफ़हमी उस वक़्त भी थी, गलतफ़हमी आज भी है। उस क्या वक़्त ये गलतफ़हमी थी कि शाइनिंग इंडिया चल रहा है, इस वक़्त गलतफ़हमी ये है कि मोदी है तो सब मुमकिन है। हालांकि जी, कर्नाटक के बाद थोड़ा सा झटका तो जरूर लगा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो स्तंभकार है हमारे, जो अपने आप को मतलब राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, वो अखबारों में जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें बाकायदा सिरे से नकार रहे हैं। मैंने ज्यादातर जितने देखे, हो सकता है मैं गलत हूँ, नहीं देखे होंगे, लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखे वो नकार रहे हैं कि कर्नाटक का कुछ सिग्नल मिलता है 24 के लिए, क्योंकि स्टेट और उसके इलेक्शन अलग होते हैं। लेकिन दो चीजें देखिए, आप अगर 19 से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो जिस वक्त 19 में हुआ था कि हाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जीता था, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सारा वोट मोदी को पड़ा। लेकिन उस वक्त की सिचुएशन में और आज की सिचुएशन में बड़ा फर्क है। उस वक्त पुलवामा हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक का जो भी हिसाब किताब है वो हुआ था, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता। उससे उसके आगे जो है ना आंधी, उस आंधी में सब कुछ तबाह हो गया था। और दूसरी बात, 2019 से पहले आप देखिए कि उस वक्त कई राज्यों में वोटिंग जो पैटर्न था वो अलग था। वो कई जगह पे ऐसी आ रही थी कि क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही थी। इवन हरियाणा में आपने देखा, महाराष्ट्र में आपने देखा। लेकिन इन 5 सालों में अगर आप राज्यों के चुनाव देखिए, आप चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, हिमाचल हो, जो भी हुए, जनता ने एक साइड का वोट दिया है। कोई हंग असेंबली या किसी को किंग मेकर के बनने की पोजीशन दी ही नहीं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। तो वोटिंग पैटर्न बदला है, तो वोटिंग पैटर्न बदला है तो जाहिर सी बात है कि 2019 से देख तो पुलवामा जैसी कोई चीज नहीं है इस वक्त सामने, और दूसरा वोटिंग पैटर्न भी बदला है। तो आपको उन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा कि वो जो 19 वाला रिपीट सोचने के बैठे हैं वो नहीं होने वाला, ये तो तय है इस वक्त। क्योंकि कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं रही जो उस वक्त थी। लीडरशिप स्ट्रांग हुई है, राहुल गांधी का अपना ब्रांड स्ट्रांग हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्सपीरियंस आया है, संगठनात्मक तरीके से मजबूत हुई है पार्टी। उस वक्त तो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो जीती वो एंटी इनकम्बेंसी का ज्यादा मैं मानता हूँ कांग्रेस के फेवर में चली गई थी चीजें। लेकिन आज जो कर्नाटक में जीत हुई है, ये कर्नाटक में जीत संगठन की वजह से ज्यादा हुई। संगठन मजबूत था, दो स्ट्रांग लीडरशिप थी आपके पास वहां पर, उन दोनों ने एक साथ मिलकर स्ट्रांग संगठन खड़ा किया और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। और जो कैंपेन डिजाइन था ना कांग्रेस का, वो सबसे बड़ी मेजर एक जो प्लस पॉइंट रहा कांग्रेस के साथ पिछले 5 सालों में, कि इतना बढ़िया कैंपेन डिजाइन मैंने नहीं देखा था कांग्रेस को। मैं भी 1996 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने कांग्रेस के कई इलेक्शन कवर किए। बढ़िया, जो आज के दौर में जैसा होना चाहिए वो चीज आप दिखी आपको, बहुत सारी जगह पे बीजेपी के मुकाबले 19 के मुकाबले 20 मिली। अक्सर होता क्या था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात, कुछ गालियां दे दी, मेरे को ये दे दी, वो दे दी, उसमें रिस्पॉन्स करते हुए कांग्रेस घबराती थी। लेकिन इस बार जैसी गालियों की बात आई, प्रियंका गांधी ने तुरंत ऐसा रिस्पॉन्स किया कि वो गालियों वाला मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो गया। तो ये एक नई कांग्रेस आपके सामने दिखी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो फिर जिस तरह से उस वक्त लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट को कि शाइनिंग इंडिया से जो है वो सब कुछ हो जाएगा, प्रमोद महाजन को लग रहा था कि शाइनिंग इंडिया जो है वो हिंदुस्तान को बदल चुका, हिंदुस्तान उनके साथ है। लेकिन अचानक से उनके जब जमीन खिसकी तो उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ। मुझे ये डर है कि अगर आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, अगले 1 साल में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर ऐसा चुनाव हो जाए तो इस वक्त भी बीजेपी को भी ऐसा ही झटका लग सकता है जो अटल बिहारी वाजपेयी को लगा था। तो फिर अगर यही सिचुएशन 1 साल और चली तो फिर अगर आप गलत फहमी में है तो फिर गलत फहमी में ही रह जाएंगे। जी जी। एक बात और आपसे पूछनी थी प्रदीप जी, एक जी छोटा सा जी जवाब जी लेना चाहूंगा। राहुल और प्रियंका की जोड़ी भी गजब ढा रही है। हालांकि हिमाचल में तो प्रियंका थी और मुद्दे थे, यहाँ पर राहुल और प्रियंका की जोड़ी थी और मुद्दे थे, लेकिन कोई भी क्या कहते हैं हिंदुत्व की चाशनी नहीं थी। मुद्दों से कांग्रेस हटी नहीं है, ये बड़ी खूबसूरत बात थी प्रदीप जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जोड़ी ने कोशिश तो पहले भी की थी, नो डाउट।
लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी ना जोड़ी में भी कि जो राहुल गांधी की इमेज थी, पप्पू की इमेज जो बना रखी थी, प्रियंका गांधी चाहते हुए भी जो है ना वो उतना एग्रेसिव नहीं हो पाती थी जितना इस वक्त हुई, क्योंकि उनको ये डर था कि जिस दिन वो एग्रेसिव हुई, जिस दिन वो उन्होंने वो जो स्टाइल अभी किया वो अपनाए, वो राहुल गांधी से कहीं आगे ना निकल जाए, राहुल गांधी से ऊपर न हो जाए। फिर तो कांग्रेस में आपको पता है ना कि मूर्ति पूजा से ज्यादा व्यक्ति पूजा कांग्रेस में भी बीजेपी से कम नहीं होती। तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री उम्मीदवार तुरंत चल जाता है, प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाले तुरंत चला जाता है, वो भी थोड़ी सी सबड्यूड रहती थी उस वजह से। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा हुई और उसके बाद जो राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ा और उसके बाद जो कुछ हुआ राहुल गांधी के साथ, वो सारी चीजें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी के स्टेचर में दिन रात का फर्क आ गया। जब राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ा तो प्रियंका गांधी भी फिर खुल के सामने आई। प्रियंका गांधी जिस तरह से फिर वो प्रधानमंत्री के हर बात का जवाब, हर वार का जवाब देने लगी, तब ये जोड़ी ज्यादा आपको अट्रैक्टिव लग रही है। ज्यादा जोड़ी जो है आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। काम पहले भी करते थे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि राहुल गांधी जो बोलते थे वो पप्पू के नाम पे चला जाता था, प्रियंका गांधी उस चक्कर में सबड्यूड रह जाती थी। लेकिन अब दोनों खुल के खेल रहे हैं, खुल के फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। तो फ्रंट फुट में खेल रहे हैं तो बीजेपी के ऊपर से बीजेपी को समझ नहीं आ रहा बाउंसर करें कि गुगली डालें या क्या करें। जी, बहुत अच्छी बात कही और बहुत सुंदर बिंदु